everyone, welcome to Logical. This is part 3 of our series of Constitution of India, and this is going to be one of the most important parts of Constitution because fundamental right in itself is one of the topic which is very important for CLAT, ALET, MHCT and any other law entrance exams. So I will try to make it as simple as possible. So let's dive into it. एज ऑलवेज बिफोर वी स्टार्ट इसकी पीपीटी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी सो डू ज्वाइन इट। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है सो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ व्हाइल वी स्टार्ट इनटू इट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट? सो फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट भी हैं एंड गारंटी भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे हमने प्रियम्बल में भी पढ़े थे कुछ राइट्स जैसे लिबर्टी, फ्रीडम, तो उसी का जो फ्रेमवर्क है वो प्रियम्बल है एंड यहाँ से जो हमारे राइट्स हैं वो शुरू होते हैं। नाउ फंडामेंटल राइट्स आर नॉट sacrosanct or absolute in the sense that parliament can amend it. However, the court has the power to review it under the reasonability of restriction. Now what does that mean? मतलब ये एकदम एब्सोल्यूट नहीं है। व्हाट डज इट मीन टू बी नॉट एब्सोल्यूट? मतलब जैसे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट यू कांट से एनीथिंग, राइट? यू कांट अब्यूज समवन, यू कांट से समथिंग इन अ कोर्ट विच इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो एंड ऑल्सो you can't defame somebody because that would amount to defamation. So that are fundamental rights. तो इसी इसी कारणवश जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, जिस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो उसे कहते हैं रीजनेबिलिटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन। मतलब यू हैव द पावर टू स्पीक। जैसे न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल्स आते हैं, तो दैट इज वो आप कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स आप फिर कुछ भी नहीं लिख सकते, किसी को आप हेटरेट नहीं फैला सकते, तो दैट इज रेस्ट्रिक्शन। ओके, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। ऑफ कोर्स इट्स जस्टिशिएबल, मतलब इसके अगेंस्ट कोर्ट का केस फाइल हो सकता है एंड उसके अगेंस्ट आप केस भी फाइल कर सकते हो। उसके लिए आप यू कैन फाइंड अ रेमेडी एज वेल। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली है ही सही। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट 20 एंड 21। नाउ जैसे लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब टर्मिनेट हो जाते हैं। बट कुछ राइट्स है जैसे 20 एंड 21, वो इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं होता। Also, they are known as Magna Carta of Indian Constitution. They are the basic human rights guaranteed by Constitution of India. Now, what is Magna Carta? Magna Carta मतलब any law that prevent the establishment of authoritarian rule in the country and protect the people against invasion of the state. मतलब state कोई भी गलत काम ना कर पाए, किसी पे restriction unnecessary नहीं लगा पाए, उसी वजह से जो फंडामेंटल राइट्स है उनको मैग्ना कार्टा बोला गया है, बिकॉज द मीनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा इज दिस। ठीक है ना? क्या फंडामेंटल राइट्स है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 21, right against exploitation 23-24, right to freedom of religion 25 to 28, cultural and educational right 29 and 30, and right to constitutional remedies 32 से 35। अब एक मिसिंग है, 31। 31 कहाँ गया? 31 पहले एक राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था बट उसको नलिफाइड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। नाउ विल स्टार्ट विद अ फर्स्ट राइट जो कि इसमें आता है। देखो, जो यहाँ पे है राइट टू इक्वालिटी, इससे पहले कुछ चीज समझनी चाहिए जो जिनने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनको भी नेसेसरी लगी कि वो चीज भी एक आर्टिकल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि जो फंडामेंटल राइट का केस है वो एक्चुअल में फाइल किसके अगेंस्ट हो सकता है। तो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। स्टेट मतलब राज्य नहीं, बल्कि वो एंटिटीज जिनके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट इन्फोर्स किए जा सकते हैं एंड जिनके अगेंस्ट हम केस फाइल कर सकते हैं। तो क्या क्या स्टेट में आता है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि देखो, जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोटेक्ट ही उन लोगों से करते हैं जो कि लॉ बना सकता है। जैसे कि स्टेट,
स्टेट हमारा लॉ बनाता है, गवर्नमेंट लॉ बनाती है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, तो वो ठीक है उनके अगेंस्ट हमको प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। द स्टेट गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, एंड जो लेजिस्लेटिव होती है हर स्टेट की वो भी लॉ बनाती है। लोकल म्यूनिसिपैलिटीज मतलब पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज, वो लोकल अथॉरिटीज हैं, वो भी लॉ बनाते हैं, तो उनको भी स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है। Fourth, other authorities within the territory of India or under the control of Government of India। मतलब ऐसी कोई एंटिटीज हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, एंड अगर वो रेगुलेट अगर गवर्नमेंट कर रही है, देन दैट आल्सो वुड बी इन कैटेगरी ऑफ स्टेट, जैसे कि BHEL। ये जो एंटिटी है ना, ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो इनके अगेंस्ट भी हम फंडामेंटल राइट का केस फाइल कर सकते हैं। ऑल्सो एक चीज और होती है विच इज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पता है, आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस दिया हुआ है, मतलब द टेम्पररी लॉ मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 123 से प्रेसिडेंट एंड 213 से गवर्नर जब लॉ बनाते हैं टेम्पररी, देन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स वो भी स्टेट में ही आएगा, क्योंकि वो भी एक लॉ ही है, एंड उसके अगेंस्ट भी केस फाइल हो सकता है। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ लॉ, सॉरी स्टेट, जो कि आर्टिकल 12 में दी हुई है। अब आते हैं आर्टिकल 13 में, जिसमें लॉ की डेफिनेशन दी है कि कौन सी जो चीजें हैं वो लॉ की डेफिनेशन में आएंगी। सो पावर गिवन टू जुडिशरी टू रिव्यू द लॉज विच आर मेड बाय पार्लियामेंट और एनी स्टेट। ठीक है, so if laws made by parliament or executive that violate the fundamental rights of someone, then the law shall declare it void। मतलब अगर कोई भी लॉ ऐसा बनाया जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जा रहा है, तो उसे void डिक्लेयर, void मतलब रॉन्ग या नलिफाइड कर दिया जाएगा। अब एक चीज आती है कि रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू। सो लॉ कैन बी स्ट्रक डाउन बाय कोर्ट्स इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स। मतलब जो कोर्ट्स है वो उस लॉ को रिव्यू कर सकती है, उनकी छानबीन कर सकती है कि कैसे कोई लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है या नहीं। ओके, ना अब आते हैं हमारे एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स पे। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब कोई पर्सन, कोई स्टेट किसी पर्सन के अगेंस्ट इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, एंड देयर हैज टू बी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब जैसे एक पर्सन है फ्रॉम एक्स रिलीजन, ठीक है, सो स्टेट ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं हम है ना एक्स रिलीजन वालों को वो प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे, या हम वाई रिलीजन को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, या फिर किसी भी जेंडर के टूवर्ड्स हम एक ही को अपलिफ्ट करेंगे या दूसरे को हम इक्वालिटी नहीं देंगे। तो वो नहीं कर सकते। लॉ की नजरों में सारी पर्सन आर इक्वल, इक्वल बिफोर लॉ, सो दैट इज व्हाई लॉ इज ब्लाइंड। ठीक है, नाउ आर्टिकल 15, नो पर्सन shall be discriminated on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth। आप किसी को भी, स्टेट किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ ये सारे पॉइंट। ठीक है, मतलब अगर कोई एक्स है जो वाई रिलीजन से बिलोंग करता है, तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दैट। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ पे भी नहीं कर सकता कि नहीं हम एक पर्टिकुलर रीजन वाले लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेप्शन टू empower women and children and SC, ST and OBC। अब इसका एक्सेप्शन मतलब कि इसके कुछ रूल्स हैं कि इन केसेस में स्टेट ऐसा कर सकता है, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। बट देखो अगर विमेन है और उसके अगेंस्ट किसी को लॉ लाना है, जैसे अभी विमेन रिजर्वेशन बिल आया था जिसमें 33% रिजर्वेशन किया था पार्लियामेंट में, तो वो जो रिजर्वेशन है दैट इज वैलिड क्योंकि वो एक्सेप्शन में आता है। वाई, बिकॉज ये empower करने के लिए बनाया है ना विमेन को। एंड ऑल्सो जैसे ऐसे एट्रोसिटीज एक्ट है, तो ये सारे जो एक्ट्स हैं ये भी
वैलिड हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एम्पावर करने के लिए बने हैं किसको? एससी, एसटी एंड ओबीसी को। ठीक है। Now, Article 16, it guarantees equal opportunity in employment and appointment of any government office. अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि देखो, जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट है। अगर प्राइवेट कोई भी ऑफिस है, जैसे लेट्स से मैंने एक ऑफिस खोला, नाउ मेरा ये काम है कि मुझे सिर्फ एक ही टाइप के इंसान पसंद है, तो मैंने कहा कि नहीं, जो भोपाल के लोग हैं मैं सिर्फ उन्हीं को नौकरी दूंगी, मैं इंदौर वालों को नहीं दूंगी। तो आई विल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द यू नो वायलेशन ऑफ दैट फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि मैं स्टेट थोड़ी हूँ, मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ। लेकिन एक गवर्नमेंट ने ऑफिस खोला और वो इस बातों पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि नहीं हम यहाँ से नहीं लेंगे या हम वहां से नहीं लेंगे, तो वो नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास एक राइट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है। इट प्रोहिबिट्स अगेन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट्स। ठीक है, आप कहाँ रह रहे हो, आप कहाँ पैदा हुए थे, आपके माँ बाप, सेक्स, कास्ट, रेस एंड रिलीजन, इसके बेसिस पे स्टेट नहीं कर सकता डिस्क्रिमिनेट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट है वो रिजर्वेशन नहीं दे सकता। ऑफ कोर्स स्टेट कैन गिव द रिजर्वेशन, क्योंकि वो अपलिफ्ट करने के लिए है those people who are not adequately represented in government service। मतलब अगर कुछ पार्ट women के लिए रिजर्व है, so that's मतलब उसका पर्पस ये नहीं है कि हमको डिस्क्रिमिनेशन करना है। उसका पर्पस ये है कि women जो है उनका पार्टिसिपेशन कम है और उसको इंक्रीज करने के लिए वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एससी, एसटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन, उनको उनके अगेंस्ट रिजर्वेशन हो सकता है ना। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। तो हम अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, मतलब स्टेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता अनटचेबिलिटी। इट मेक्स enforcing any disability based on untouchability an offense that's punishable by law। ये एक punishable offense है लॉ के अंडर। It states that the subject matter of Article 7 is not untouchable in its literal sense, but rather its practice as it developed historically in the citizen। देखो, अब क्या है कि जो अनटचेबिलिटी है इसका लिटरल सेंस नहीं मांग रहे वो ऐसा नहीं बोल रहे कि वो जो पहले के जमाने में बहुत पहले जब चलती थी ना, वैसे वे में आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। बट आप है ना जो हिस्टोरिकली जो डेवलप हुआ है हमारी कंट्री में कि हम एक कास्ट के बेसिस पे जो लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, तो वो भी हमारी कंट्री में फोबिडन है। क्यों? क्योंकि वो डेवलप हुआ है एंड स्टेट कैन नॉट डू दैट। ओके। नाउ, abolition of titles, what does that mean? मतलब state cannot give titles to anyone except military and academic distinction। मतलब कि देखो, टाइटल मतलब वैसे टाइप्स के टाइटल नहीं कि एडवोकेट या डॉक्टर, वो तो एकेडमिक में आ जाएंगे। एंड मिलिट्री में जैसे किसी को परमवीर चक्र मिला है तो वो मिलिट्री डिस्टिंक्शंस में आएंगे। ठीक है। दैट्स नॉट व्हाट टाइटल में। टाइटल मतलब कि आप अपने नाम के आगे वो लगाते हो ना कि महाराजा ऑफ समवन, युवराज ऑफ समथिंग, तो दैट इज फॉरबिडन। तो किसी को भी टाइटल्स नहीं प्रोवाइड कर सकती स्टेट। बट फिर आप बोलोगे कि महात्मा गांधी को भी एक महात्मा करके टाइटल दिया हुआ है, सो इज इट वैलिड? देखो, वो स्टेट ने नहीं दिया, वो पीपल ने दिया है। एंड नो वन एवर रियली क्वेश्चन इट। और वो एक सिंबोलिज्म ज्यादा है इंस्टेड ऑफ वायलेटिंग अ फंडामेंटल राइट, इसलिए उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता। सो नो सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेप्ट अ टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। ये भी है कि कोई जो इंडिया का सिटीजन है ना, वो फॉरेन स्टेट से भी कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एंड नो पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन सिटीजन कैन एक्सेप्ट अ टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट while holding a office of profit or trust without the present कंसेंट। देखो, मतलब कि एक इंसान है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, लेकिन इंडिया में प्रॉफिट मतलब एक स्टेट ऑफिस उसने होल्ड कर रखा है।
जैसे कि एक एक्स पर्सन है जो कि मिनिस्टर है किसी एक स्टेट के, ठीक है? अब किसी फॉरेन स्टेट से वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट उसका भी एक एक्सेप्शन है कि अगर वो प्रेसिडेंट से असेंट ले लें या कंसेंट ले लें तो वो कर सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट ने हाँ कर दी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इट्स अ यू नो कोई अच्छा अवार्ड मिला है लेट से कि उनको कोई सम्मान का नोबेल पीस प्राइज मिला है, तो दे कैन एक्सेप्ट, ठीक है? बट उसके लिए प्रेसिडेंट की कंसेंट लगेगी, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक बहुत बड़ा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको धीरे धीरे से करेंगे। इसकी पीपीटी एक बार रीड कर लेना, क्योंकि इतना जल्दी समझ नहीं आता है। इवन मुझे भी नहीं आया था जब स्टेट्स वगैरह की डेफिनेशन आती है या लॉ क्या होता है, तो वो एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जब हम राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वगैरह कवर करेंगे। इसको हम धीरे धीरे ही लेके चलेंगे ताकि अच्छे से समझ पाओ। तो अभी आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। पीपीटी इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। कोई नोटिफिकेशन मिस ना करो इसलिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टाग्राम पे एक नया कंटेंट डालना स्टार्ट हो गया, तो अगर वो चाहते हो ज्वाइन करना तो वो भी कर लेना। बट ऑफ कोर्स नो प्रेशर, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि तुम्हारे पास भी फंडामेंटल राइट है। तो लेट्स एंड दिस टुडे नाउ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।